मान के पास अब अध्याय को सब कुछ बताने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बताना ही ठीक समझा। अध्याय को जैसे ही ये सब पता लगा, वह खुद परेशान हो चुका था। उसने मान को देखा और बोला, कुछ भी हो, हमें सबको सेफ रखना है। तुम बस वेदाक्षी के साथ रहना, क्योंकि वेदांत को किसी और से कोई मतलब नहीं रहने वाला। मान ने उसकी बात सुनकर हामी भरी और वह लोग वापस स्टेज की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही मान की नजर स्टेज पर अकेली बैठी वेदू पर गई, तो वह हैरान रह गया। उसके साथ अध्याय के भी कुछ यही रिएक्शन थे। अचानक ही वह दोनों एक साथ चीख पड़े, बेदू। बेदू ने उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले वह कुछ रिएक्ट कर पाती, किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। और इसी के साथ सब लोग काफी घबरा चुके थे। मान की तो सांसें अटक गई थी। घर में हर कोई हैरान था। अचानक से यहाँ पर हो क्या रहा था? मेहमानों में भी कुछ अफरा तफरी सी मच गई थी। मान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी उस आदमी ने कहा, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा इसकी गर्दन काटने में। सोचना भी मत करीब आने की। मान ने उस शख्स को बड़े गौर से देखा। उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन उसकी आंखें देखकर मान पहचान चुका था कि वह कोई और नहीं बल्कि वेदांत ही है। निर्णय और रुद्रा उस वक्त स्टेज पर नहीं थे। असल में रुद्रिका के कुछ बिजनेस पार्टनर आ चुके थे। इस वजह से वह दोनों उन्हें अटेंड करने स्टेज से उतरकर चले गए थे। बेदू वहीं बैठी थी। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी और मान का वेट कर रही थी। लेकिन मान के आने से पहले ही किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था। वेदाक्षी ने उस आदमी की आवाज़ सुनी तो हैरानी से बोली, वेदांत। वेदांत ने चाकू उसकी गर्दन पर कुछ और टाइट करते हुए कहा, क्या बात है जाने मन, मेरी आवाज़ से भी पहचान गई कि ये मैं हूँ। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और देखो, तुम्हारे प्यार का सबूत। मेरी एक आवाज़ से तुम ये जान गई कि ये मैं हूँ। वेदाक्षी घबराई हुई सी थी। उसने सोचा था कि वेदांत का चैप्टर शायद उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के इतने खास मौके पर फिर से उसका अपने पास से इस तरह सामना हो जाएगा, वह भी अपनी मौत के रूप में। माँ ने वेदांत को देखते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो वेदांत? छोड़ो उसे। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वेदांत ने हंसते हुए कहा, मार देना चाहिए था मानवीर राजावत, मार देना चाहिए था। मुझे उस दिन जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुमने। तुम्हें क्या लगा अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा मैं? इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया था और तुमने इसकी खातिर मुझ पर हाथ उठाया था, और अब मैं अपना बदला इसकी जान लेकर लूंगा। वहां मौजूद हर किसी की जान हलक में अटकी हुई थी। तनिष्ठा काफी घबरा चुकी थी। उसने अध्याय को देखकर कहा, आप खड़े क्या है, कुछ कीजिए ना। वेदाक्षी उसे मेरे पास लेकर आइए। मेरी बेटी को दूर कीजिए वहां से। तनिष्ठा घबरा गई थी, लेकिन अध्याय भी जानता था कि वेदांत क्या कर सकता था इस वक्त पर। उसे इस टाइम पर सिर्फ अपनी बेटी की टेंशन थी, किसी और चीज की नहीं। रुद्रिका से उसे इतना तो पता लग चुका था कि वेदांत को वेदू से कोई प्यार नहीं था। वह सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था। लेकिन इससे पहले वह कोई प्रपोजल उसके सामने रखता कि मान ने कहा, तुम हमेशा से वेदाक्षी के साथ सिर्फ पैसों की वजह से थे ना? तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन वेदाक्षी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तुम बस रकम बताओ। यह कहते ही अध्याय उसकी तरफ देखने लगा। वह भी यही प्रपोजल तो उसके सामने रखने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मान ने वेदांत के सामने यह प्रपोजल रख दिया था। मान के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में कुछ नमी भी थी। मान सच में डर रहा था। अगर इस वक्त बात वेदाक्षी की नहीं होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यहाँ पर वेदाक्षी ही की तो थी। वेदांत ने मान को देखा और बोला, अब मैं पैसों का करूँगा भी क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। ऑलरेडी मुझ पर तुमने काफ़ी सारे चार्जेस लगवा रखे हैं। मैं चाहूँ तो भी उन इल्ज़ामों से पीछा नहीं छुड़ा सकूँगा, और ना ही जेल से कभी बाहर आ पाऊँगा। और दूसरी बात, अब जब इतने इल्ज़ाम मेरे सर पर हैं, तो क्यों ना मर्डर भी कर ही दूँ। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये कहते उसने वेदाक्षी के गले पर लगभग चाकू चुभो ही दिया था। बेदू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी गर्दन पर खून झलक आया था, और दर्द की वजह से उसकी आंखों से भी अब आंसू बह चले थे। वेदांत ने उसे काफी कस के पकड़ रखा था। वह उसकी पकड़ में छटपटा रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी।
मान की नज़र अचानक ही पास में पड़े एक डंडे पर गई, जो शायद डेकोरेशन के टाइम किसी ने यूज़ किया था। निर्णय ने भी तभी मान की तरफ देखा। मान ने उसे इशारा किया और निर्णय ने तुरंत उसका इशारा समझ भी लिया। उसे पता था वेदांत मान के साथ उलझा हुआ है और उसकी नज़र सिर्फ मान और अध्याय पर ही थी, क्योंकि इस वक्त उसके सबसे ज़्यादा करीब और सामने वह दोनों ही थे। मान ने वेदांत को देखा और उसे अपनी बातों में उलझाते हुए बोला, बस तो तुम बिल्कुल नहीं पाओगे वेदांत। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर तुम वेदाक्षी को छोड़ते हो तो मैं तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। वेदांत ने उसे देखा और बोला, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? मुझे पता है तुम ये सब मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मान उसे बातों में उलझाए हुए था और उधर से निर्णय अपना काम करने में लग चुका था। निर्णय ने तुरंत साइड में पड़ा डंडा उठाया और उसे लेकर धीरे धीरे वेदांत की तरफ बढ़ने लगा। वह जल्दी उसके पीछे पहुंचा और उसने तुरंत ही डंडे से एक जोरदार वार उसके सर पर किया। जैसे ही डंडे की चोट वेदांत के सर पर लगी, वह दर्द से चिल्ला उठा और उसके हाथ से चाकू छूट गया। वेदाक्षी पर भी उसकी पकड़ ढीली हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मान ने तुरंत बेदू का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वेदाक्षी भी काफी डरी हुई थी। वह मान के आगोश में छुप गई। उसने मान की शर्ट की कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसे मान की धड़कनें महसूस हो रही थी, जो बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। सच में वह काफी घबरा गया था। वही निर्णय ने अब तक वेदांत को मारना शुरू कर दिया था। वह बुरी तरह से वेदांत को मारे जा रहा था और उस पर जरा भी रहम नहीं दिखा रहा था। निर्णय को इस तरह देख हर कोई हैरान था। वो जल्दी अपना आपा नहीं खोता था, जिसकी एक वजह यह भी थी कि वह हमेशा हंसी मजाक करते हुए रहता था, जिस वजह से जल्दी गुस्सा करना उसके मिजाज में नहीं था। लेकिन आज उसे गुस्सा आ रहा था। इस एक शख्स की वजह से उसके भाई की खुशियों पर बनाई थी। उस एक शख्स की वजह से बेदू को कुछ भी हो सकता था। मान ने बेदाक्षी को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके माथे को चूम लिया। बेदाक्षी खुद घबरा गई थी, लेकिन इस वक्त मान की पनाह में उसे बहुत ज्यादा महफूज महसूस हो रहा था। अध्याय एकटक अपनी बेटी को देख रहा था। आज तक उसकी बेटी उसकी बाहें ढूंढती थी, लेकिन आज वह अपने हमसफर की बाहों में थी और खुद को महफूज महसूस कर रही थी। यह देखकर अध्याय को एक राहत महसूस हुई। मान ने बेदाक्षी को खुद से दूर किया और उसे अपने पीछे करते हुए खुद वेदांत की तरफ बढ़ गया। निर्णय अभी भी उसे मार रहा था। मान ने जाकर निर्णय को रोका और वेदांत का कॉलर से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना बेदाक्षी से दूर रहना। कितनी बार कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए मान ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और वेदांत वहीं नीचे गिर पड़ा। तभी वेदांत की नज़र वहीं पास में पड़े उस चाकू पर गई, जो अब तक उसके हाथ में था, लेकिन निर्णय के डंडे मारने की वजह से उसके हाथ से वह चाकू छूटकर गिर गया था। वेदांत ने तुरंत वो चाकू उठाया और उठ खड़ा हुआ। उसने चाकू मान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। और यकीन मानो, मैं तड़पाकर मारने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। मान उसे घूर रहा था, लेकिन बेदाक्षी वेदांत के हाथ में चाकू देखकर घबरा गई थी। उसने घबराकर मान को पुकारा, मान पीछे हटो। उसकी आवाज़ सुनकर मान और निर्णय दोनों का ही ध्यान उसकी तरफ चला गया और वेदांत ने इसी मौके का फायदा उठाया, जब उस पर उन दोनों का ही ध्यान नहीं था, और उसने उस खंजर से मान की बाजू पर वार किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। मान की बाजू से खून बहने लगा था। उसने तुरंत अपनी बाजू पकड़ी और कसकर अपनी आंखें मीच ली। इस अचानक हमले की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दर्द तो उसे हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसे वेदांत को पकड़ना था। इसलिए निर्णय और मान दोनों ही उसके पीछे दौड़ पड़े। अध्याय और राम भी वेदांत को पकड़ने की कोशिश में जुट गए थे। वहां मौजूद हर शख्स इस वक्त सिर्फ वेदांत को पकड़ना चाहता था। कुछ देर में पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन वेदांत तब तक फरार हो चुका था। अचानक से ही वह सबके बीच से गायब हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि वह किस तरफ गया और कहाँ गया। निर्णय ने इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया और इंस्पेक्टर और उसकी टीम वेदांत को खोजने निकल पड़ी।
मान और निर्णय ने एक दूसरे को देखा। निर्णय ने मान को देखकर कहा, ये गया कहाँ? अचानक से पता ही नहीं चला। मान ने अपने दांत भींचते हुए कहा, भाग गया बचकर, लेकिन उसका खुला रहना हमारे लिए खतरा है। कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा। निर्णय भी उसकी बात समझ रहा था। वैसे भी उसने आज जो हरकत की थी, उसके बाद साफ पता लग रहा था कि उसका बाहर रहना उन सबके लिए कितना बड़ा खतरा था। बेदाक्षी और रुद्रिका भी तब तक उन दोनों के पास आ चुकी थी। बेदाक्षी ने परेशान होकर मान को देखा। उसकी बाजू से खून बह रहा था। वेदू ने परेशान सी आवाज में कहा, खून? खून बह रहा है? तुम ठीक नहीं हो? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मान ने उसे देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वेदू ने नामे गर्दन हिलाई। वो उसकी कई बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। वह सच में घबरा गई थी। इस बीच वह अपना दर्द तो भूल ही चुकी थी कि उसे भी तो चोट आई थी। उसकी गर्दन से भी तो खून बह रहा था। अध्याय आलोक जी और राम ने सारे मेहमानों को विदा कर दिया था। अब घर में सिर्फ घर परिवार के लोग ही मौजूद थे। अध्याय ने मान और बेदाक्षी को देखा और बोला, तुम दोनों पहले कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मान ने अध्याय को देखकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है पापा, मैं ठीक हूँ और वेदू की पट्टी मैं कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आप सब लोग भी जाकर आराम करिए। तब तक मैं कुछ सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर देता हूँ। निर्णय ने मान को देखा और बोला, सिक्योरिटी को मैं देख लूंगा, तू जा और जाकर पहले बैंडेज करवा। वेदू ने मान का हाथ पकड़ा और बोली, तुम चलो मान। मान उसके साथ चला गया। निर्णय ने बाकी सबको देखा और बोला, आप सब लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। सब लोग अंदर जा चुके थे, लेकिन निर्णय बाहर था। वह सोच रहा था कि आखिर यहाँ से वेदांत बचकर निकला कैसे। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, यही सोच रहे हो ना कि वह भाग कैसे गया? निर्णय ने पलटकर देखा और अथर्व को देखकर बोला, अथर्व आप कहना क्या चाहते हैं? अथर्व ने उसे देखा और फिर उसके बराबर आकर खड़ा होते हुए बोला, उसने सब कुछ पहले से फिक्स कर रखा था। मैं भी दूसरी तरफ से उसे पकड़ने के लिए पहुंचा था। पलक झपकते ही कोई गायब नहीं हो जाता। निर्णय निर्णय उसे देखने लगा तो अथर बोला, इस वक्त तो मैंने उसके पीछे कुछ आदमियों को लगाया है। हो सकता है हम उसे पकड़ लें, और यह भी हो सकता है कि शायद ना पकड़ पाए, क्योंकि उसने यहाँ से भागने के लिए जितना दिमाग इस्तेमाल किया है, उसके बाद मुझे डाउट है। निर्णय ने अथर्व को देखा और फिर बोला, मतलब हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है? अभी के लिए हाँ, बाकी जब तक वेदांत की कोई खबर नहीं मिल जाती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अथर्व ने जवाब दिया। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं गार्ड्स का अरेंजमेंट करवाता हूँ। अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी और निर्णय ने तुरंत एक सिक्योरिटी एजेंसी से अपने और पूरी फैमिली के लिए कुछ गार्ड्स हायर कर लिए थे। थोड़ी देर में घर के चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद थी और अब जाकर निर्णय ने कुछ राहत की सांस ली थी। सब कुछ अरेंज हो जाने के बाद वह भी अथर्व के साथ अंदर चला आया। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे और वो दोनों भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इधर वेदाक्षी और मान अपने कमरे में आए। वेदाक्षी ने दरवाजा बंद किया कि अचानक ही मान ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसकी इस हालत पर बेदू चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मान कुछ ऐसी हरकत करेगा, लेकिन अगले ही पल बेदू ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी। दोनों ही उस कंडीशन में काफी घबरा चुके थे। मान के चेहरे पर वेदाक्षी ने साफ डर देखा था जब वह वेदांत की पकड़ में थी, और वो खुद तब घबरा गई थी जब उसने मान की बाजू से बहते हुए खून को देखा। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, क्या कोई आदमी इतना पागल हो सकता है कि किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे? मान ने सच में उसके लिए अपनी परवाह ही नहीं की थी। अब वेदू को अपनी पहले की सारी बातें, सारी हरकतें बेतुकी नजर आ रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि मान से बेहतर उसके लिए कोई मिल ही नहीं सकता था। वह आदमी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी जान देने को भी वह तैयार था। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए कि वेदाक्षी ने उसकी कलाई पकड़ उसे ले जाकर बेड पर बिठाया। मान ने उसे देखा और बोला, मेरी चोट गहरी नहीं है, तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, समझी? यहाँ बैठो आकर। यह कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाना चाहा, लेकिन वेदाक्षी ने मुंह फुलाकर उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। मान उसकी हरकत पर हैरान था। वेदाक्षी के चेहरे पर सांत्वना थे। वेदू ने
बेड के पास वाले ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और मान के पास आकर खड़ी हो गई। मान सर उठाए उसे ही देख रहा था। उस लड़की की हरकतें उसे वैसे भी कम ही समझ आती थी और आज भी वह ऐसे ही कुछ हरकतें कर रही थी। बेदू ने हाथ बढ़ाया और मान का जैकेट निकालने लगी। मान ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? बेदू ने उसे घूर कर एक लुक दिया। मान बेचारा चुप हो गया। वह जानता था उसे गुस्सा दिलाना उसकी सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता था और बेदू का मूड देखकर उसे ऐसे लग भी रहा था कि वह शायद कभी भी फट जाए। अभी तक वह लड़की ठीक थी, लेकिन अचानक ही उसने मुंह बना लिया था और बेदू और उसके मूड स्विंग कभी भी मान के समझ में नहीं आए थे। इसलिए उसे परेशान करना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। वेदाक्षी ने मान का जैकेट निकाला और उसके बाद उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। मान बस उसे देख रहा था। बेचारा ना कुछ बोल सकता था और ना कुछ कर सकता था। बेदू ने उसका शर्ट निकालकर साइड में रखा और कॉटन निकालकर उस पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लेकर वह उसका घाव साफ करने लगी। हालांकि घाव ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन बेदू के चेहरे से पता लग रहा था कि चोट मान को लगी थी, लेकिन उसका दर्द उसे हो रहा था। अचानक से उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मान की नजर लगातार उसके चेहरे पर ही थी। ये लड़की उसे आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वेदाक्षी ने मान के घाव को साफ किया और उसके बाद उसकी बाजू पर पट्टी बांध दी। मान की नजर लगातार उस पर ही थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हुआ है और जब तक वेदाक्षी मुंह से बोलकर कुछ कह ना देती, वह कैसे समझ सकता था कि आखिर बात क्या थी। अचानक ही मान ने उसका हाथ पकड़ा और बेदू ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी नजरें घुमा ली। मान ने उसे अपनी तरफ खींचा और वह उसकी गोद में आ गिरी। मान ने उसे कमर से पकड़ा और आराम से बोला, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन मान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अचानक ही अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और धीरे से बोला, चुप, बहुत हुआ, बस चुप रहो अब। यह कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वेदाक्षी के गले पर लगे कट पर बैंडेज करने लगा। उसने जैसे ही एंटीसेप्टिक में डूबा कॉटन उसके घाव पर रखा, वेदाक्षी ने कसकर अपनी आंखें मीच ली और दर्द से उसकी एक सिसकी निकल गई। मान ने वेदाक्षी के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। मान भी जानता था कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। उसने धीरे धीरे उसके घाव को साफ करते हुए फूंक मारना शुरू कर दिया। वेदाक्षी को अब कुछ राहत मिल रही थी। उसने आंखें खोलकर मान को देखा, जिसका पूरा ध्यान वेदाक्षी के घाव पर था और वह घाव उसे बार बार वेदांत की याद दिला रहा था। मान के दिल में यह कसक थी कि आखिर वह भाग कैसे गया। अगर वेदांत उसके हाथ आता तो आज उसका अंत पक्का होना था। मान ने वेदाक्षी के घाव को साफ किया और फिर उस पर बैंडेज लगा दी। उसने जैसे ही अपने हाथ पीछे लिए, वैसे ही वेदाक्षी तुरंत उसके सीने से लग गई। मान हैरान था, लेकिन उसने अगले ही पल उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया। बात तो यह थी कि दोनों ही घबरा गए थे, एक दूसरे को खोने के डर से। शायद इस वक्त वेदाक्षी के दिल में कुछ एहसास जागे थे। मान को अपने एहसासों का पहले ही पता था, लेकिन अब बारी वेदाक्षी की थी कि वह उन एहसासों को जाने समझे जो वह मान के आसपास होने पर महसूस करती थी। और शायद इस बार यह शुरुआत हो चुकी थी। मान ने उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा देखा। वो रो रही थी। मान ने तड़प कर उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और प्यार से बोला, हे वेदू, रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। उसके रोने से सच में मान घबरा गया था। उसने वेदू को इस तरह रोते कभी नहीं देखा था। उसने हमेशा उसे हंसी मजाक और मस्ती करते ही देखा था, लेकिन आज वो रो रही थी। मान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से कहा, क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? मैं पेन किलर दूं तुम्हें? वेदू ने धीरे से नामे गर्दन हिलाई और सुबकते हुए बोली, मैं डर गई थी, मैं सच में डर गई थी। मां ने उसे तुरंत अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक है। वेदांत जा चुका है, वह वापस नहीं आएगा, चिंता मत करो। वेदाक्षी ने उसे सर उठाकर देखा और बोली, पर वह भाग गया ना? वह फिर से आया तो? उसने फिर से तुम्हें या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मां ने उसके चेहरे को देखा और हल्के से उसके गाल को सहलाकर बोला, मैं हूं ना,
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और खुद को। बेदू ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा। मान कुछ पल उसे देखता रहा कि बेदाक्षी ने फिर कहा, मैं सच में घबरा गई थी जब तुम्हें चोट आई। कितना खून भी बहा। मान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो तुम। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। और दूसरी बात, सिक्योरिटी का इंतजाम हो चुका है। वेदांत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेदाक्षी ने फिर से खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया। मान को कुछ अजीब लग रहा था। हमेशा वेदाक्षी उससे दूर जाने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन आज वह उसकी बाहों में छुपी हुई थी, किसी मासूम बच्चे की तरह। वह सच में कुछ ज्यादा ही डर गई थी। मान ने उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसने बेदू को खुद से अलग किया और बोला, जाओ अब चेंज कर लो, फिर सो जाओ। बेदाक्षी उठी और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके आई। तब तक मान चेंज कर चुका था। उसने बेड और पिलो ठीक किए और बोला, चलो यहाँ आओ और आकर आराम से सो जाओ। तो अब बेदाक्षी ने मान को देखा और फिर वापस कबर्ड की तरफ बढ़ गई। मान उसे देख रहा था। बेदाक्षी ने कबर्ड खोला और उसमें से कुछ निकाला और फिर मान की तरफ आई। उसने अपना हाथ मान के सामने किया, जिसमें एक ज्वेलरी बॉक्स जैसा कुछ था। मान ने उसे देखा और फिर उस बॉक्स को देखते हुए बोला, ये क्या है? बेदाक्षी हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा गिफ्ट। मान उसे देखने लगा, फिर बोला, पर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेदाक्षी ने छोटी सी शकल बनाई, लेकिन फिर अगले ही पल बोली, पहले अपना तो देख लो, मेरा तो मैं तुमसे बाद में निकलवा लूंगी। उसकी हरकत पर मान को हंसी आ गई। उसने वह बॉक्स लिया और उसे ओपन किया। उसमें एक गोल्डन चैन थी। मान ने उस चैन को देखा और फिर बेदाक्षी को देखने लगा। वेदू ने अपने गले में पहनी उस गोल्डन चैन को पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे पहली रसोई पर ये दी थी ना? और ये तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दे दी। मैं मानती हूँ, जो मैं लाई हूँ उसकी कीमत इसके जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पहनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा गला सूना सूना अच्छा नहीं लगता। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर वह चैन उसे पकड़ाते हुए बोला, अब गिफ्ट लाई हो तो पहना भी दो। उसकी बात सुनकर वह खुश हो गई। वह जल्दी से बेड पर चढ़ी और वह चैन मान के गले में पहनाने लगी। उसने चैन की हुक लगाई और मान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हो गया। मान की नजर तो लगातार उस पर ही थी। वो इन दिनों दिल से कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को संभालना। अब वो खुद चाह रही थी। यह उसकी हरकतों में मान देख पा रहा था। उसने बेदाक्षी को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। बेदाक्षी अगले ही पल हवा में थी। मान उसे कमर से पकड़े उठाए हुए था। बेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? गिराओगे क्या मुझे? छोड़ो मुझे। उसने ये कहा ही था कि मान ने उसे हल्का सा और ऊपर करते हुए कहा, अगर गिरने से इतना ही डर लगता है तो मुझे कसकर पकड़ लो। बिल्कुल नहीं गिरने दूंगा। कभी भी नहीं गिरने दूंगा। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी और उसे देखने लगी। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर उसने मुंह बनाकर अपने पैर उसकी कमर पर बांधते हुए कहा, अब मैं गिरूंगी तो तुम भी गिरोगे। मान हल्के से हंस पड़ा। उसने उसे ले जाकर उसकी बेड साइड पर उतारते हुए कहा, चुपचाप से सो जाओ अब, समझी? यह कहते हुए वह पलटकर अपनी जगह पर आने को आगे बढ़ा कि तभी अचानक बेदाक्षी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दोनों एक साथ बेड पर गिर पड़े। मान वेदू के ऊपर था और दोनों के चेहरे काफी करीब थे। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझी हुई थी। न जाने किस खुमारी में बेदाक्षी ने अपनी बाहें मान के गले में डाल दी। मान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को एक तरफ किया और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। ये सिलसिला जो शुरू हुआ, तो मान के होंठ अब उसके पूरे चेहरे पर किस कर रहे थे। वेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके होंठ पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मान का उसे यूं पैम्पर करना उसे बड़ा पसंद आ रहा था। वहीं उसके दिल की धड़कनें भी काफी बढ़ चुकी थी। मान ने उसके गालों को चूमा और फिर उसकी नजर जाकर बेदाक्षी के होठों पर रुकी। मान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के कुछ और करीब किया और अभी दोनों के होठ मिलते उससे पहले ही मान ने एक नजर बेदाक्षी को देखा और फिर अगले ही पल बोल पड़ा, थप्पड़ तो नहीं मारोगी? यह कहते ही बेदू ने आंखें खोल हैरानी से उसे देखा। और देख क्या, वह उसे घूर रही थी। क्या मतलब? यह आदमी इतना प्यार भरा मोमेंट स्पॉइल करने के चक्कर में था। उसने मान के सीने पर हाथ रखे और उसे धक्का देकर साइड में गिरा दिया
और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। मान हैरान सा उसे देखने लगा। उसने इतनी जल्दी बेदाक्षी के रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। बेदाक्षी ने अपने सारे बाल एक तरफ किए और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, मन तो कर रहा है तुम्हारा सिर ही फोड़ दूं। मान आंखें फाड़े उसे देख रहा था, लेकिन इससे पहले वह कुछ कह भी पाता, बेदाक्षी ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मान हैरान था। वह लड़की सामने से उसे अप्रोच कर रही थी, उसे किस कर रही थी। उसके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन बेदाक्षी को जब उसका रिस्पॉन्स महसूस नहीं हुआ, तो उसने उसके लोअर लिप पर बाइट कर लिया और उसे घूर कर देखने लगी। मान होश में आया। उसने बेदाक्षी को कमर से पकड़ा और उसे फिर से पलटकर अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यह कहते हुए उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के नीचे डालते हुए उसके होंठों को चूमने लगा। दोनों के होंठ एक दूसरे में उलझे हुए थे और दोनों ही उस प्यार भरे एहसास में खोए हुए थे। न जाने उस एक लम्हे में उन दोनों ने कितने लम्हे बिता दिए थे। जब बेदाक्षी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसने मान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियों से मारना शुरू कर दिया। मान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन जब उसे लगा कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो उसने बेदू को रिलीज कर दिया। बेदाक्षी गहरी सांसें भर रही थी और मान भी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश में लगा था। दोनों की नजरें एक बार फिर एक दूसरे पर अटक चुकी थी। मान ने झुककर उसका माथा चूमा और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, सो जाओ मेरी जंगली बिल्ली, वरना मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारा। सच में मेरा सिर फोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। बेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और उसके सीने पर मारते हुए बोली, मैं सच में मारूंगी। मान ने हंसते हुए उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से चूमकर बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब सो जाओ। बेदू ने खुद को उसकी बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था और उसके सीने से लिपटकर आंखें बंद कर ली। मान के इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं उन दोनों को काफी नजदीक कर दिया था। वेदाक्षी मन से कोशिश करने को तैयार पहले ही थी, लेकिन उसके मन में जो थोड़ी बहुत उलझन थी, वह अब सुलझ चुकी थी। उसे उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। इधर रुद्रिका और निर्णय दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ही परेशान से बैठे थे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, पता नहीं इन सबका वेदू पर क्या असर होगा। वह बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। वेदांत ने उसे पहले भी हर्ट किया था। उस वक्त मान ने मन बहला दिया था उसका, और फिर हमारा घूमने का प्लान बन गया। इन सब में शायद उसका ध्यान वेदांत से हट चुका था। लेकिन आज उसका अचानक से सामने आ जाना, पता नहीं वह कैसे रिएक्ट कर रही होगी। क्या मुझे एक बार उसे जाकर चेक करना चाहिए? रुद्रिका ने निर्णय को देखते हुए पूछा। निर्णय ने उसके हाथों को थामा और बोला, बिल्कुल नहीं रुद्रा, एक तो वक्त देखो, आधी रात होने को आई है, और दूसरा इस वक्त मान है उसके साथ। कुछ चीजें इंसान सिर्फ उस शख्स के साथ बांट सकता है जो उसका हमसफर होता है। कुछ बातें हम अपने भाई बहन के साथ भी नहीं कर पाते, जो हम उस शख्स के साथ करते हैं, जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इन दिनों बेदू में बहुत चेंज आए हैं। शुरू में वह हमेशा मान को छोड़कर जाने की बात करती थी, लेकिन इन दिनों उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। वह कोशिश कर रही है इस रिश्ते को संभालने की, और यकीन मानो मुझे विश्वास है कि हम दोनों से भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा उसका और मान का रिश्ता। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह ठीक होगी, क्योंकि मान उसके साथ है। रुद्रिका को भी निर्णय की बात सही लगी। वह भी जानती थी कि मान बहुत समझदार इंसान है और बेदाक्षी को हैंडल करना मान को अच्छे से आता है। इसलिए वह निर्णय की बात मान गई। निर्णय ने उसे जैसे तैसे सुला दिया, लेकिन खुद की आंखों में नींद नहीं थी। वेदांत का भागना उसे किसी खतरे की घंटी लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पे किया तो उधर से इंस्पेक्टर की आवाज आई और उन्होंने कहा, सर सॉरी टू से सर, पर वेदांत को हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन उसमें भी हमें यह पता लगा है कि उसने शहर ही नहीं बल्कि इंडिया से भागने तक का प्लान बना रखा था, और इतना ही नहीं, वह उसमें कामयाब भी हो चुका है। यह सुनकर निर्णय और परेशान हो गया। तो इंस्पेक्टर ने आगे कहा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब वह यहाँ है नहीं, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और दूसरी बात, अगर उसने कभी इंडिया आने की कोशिश भी की, तो हमसे बच नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर ने निर्णय को आश्वस्त किया और फोन रख दिया। निर्णय ने कुछ राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए उसने सिक्योरिटी को हटाना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे वह भी नींद के आगोश में चला गया।
सात वेदांत का किस्सा यहाँ खत्म हो चुका था, लेकिन यह किस्सा मान और बेदू के रिश्ते को एकदम आगे बढ़ा गया था। अगली सुबह सब लोग हॉल में बैठे थे। वेदाक्षी और मान अब तक कमरे से आए नहीं थे। अध्ययन के चेहरे पर टेंशन की लकीरें अभी भी थीं। आलोक जी भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। तभी सीढ़ियों से मान और बेदू नीचे उतरते नजर आए। बेदू ने मान का हाथ पकड़ रखा था और वह किसी बात पर हंस रही थी। मान के होठों पर भी एक मुस्कान कायम थी। तनिष्ठा ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो एक राहत की सांस ली। उसे वेदाक्षी की ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह जानती थी उसकी बेटी कैसी थी। वेदाक्षी ने जब सबको देखा तो तुरंत मान का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए उन सबके पास आकर बोली, आप सब लोग इतनी जल्दी उठ गए? रुद्रिका ने हल्के फुल्के अंदाज में हमेशा की तरह से चिढ़ाते हुए कहा, बेटा हम सब टाइम पर है, तू ही लेट उठी है। वेदाक्षी ने अपना सिर खुजाया और फिर मान को देखकर बोली, ऐसा है क्या, हम देर से उठे हैं? मान अचानक से हड़बड़ा गया। ये लड़की क्या बोल रही थी? उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं टाइम से उठा था, तुम देर से उठी हो, समझी? कब से जगा रहा था तुम्हें, मुझे बीच में मत लाओ। वेदू ने मुंह बनाकर कहा, झूठे कहीं के, तुमने मुझे एक बार भी नहीं जगाया। तभी अथर बोला, बेटा तुझे कोई कितनी भी बार जगा दे तू सबसे यही कहती है। खैर यह सब छोड़ो, बैठो बात करनी है। उसके कहते ही मान और बेदाक्षी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। वह चुपचाप बैठ गए। अध्याय ने उन दोनों को देखा और बोला, मैं तुम दोनों से बस एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों इस रिश्ते को लेकर जरा भी सीरियस हो? ये सुनते ही वह दोनों हैरान थे। बेदू ने तुरंत कहा, पापा आप? अध्याय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन बेटा, बाद में मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा। वेदाक्षी चुप हो गई तो अध्याय मान को देखकर आगे बोला, बेदू के पास्ट के बारे में तुम्हें सब कुछ पता था, राइट? मान ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, रुद्रा ने बताया और हेल्प मांगी, क्योंकि उसे कभी भी वेदांत से कुछ ठीक वाइब्स नहीं आते थे। अध्याय ने वेदाक्षी को देखा और बोला, तुम प्यार करती थी ना उससे? वेदाक्षी ने गिरजा जी और आलोक की तरफ देखा तो अध्याय ने बड़े आराम से कहा, वह कुछ नहीं कहेंगे, जो तुम्हारे मन में है साफ साफ बताओ। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, उसने धोखा दिया मुझे। मैं ही पागलों की तरह आंखें बंद करके विश्वास कर बैठी थी उस पर। दी के बार बार कहने पर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, और जब मान ने भी मुझसे कहा तो मैंने उसे ही सुना दिया कि वह नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़कर जाऊं, इसलिए वह वेदांत के बारे में कुछ भी बोल रहा है। अध्याय ने आगे कहा, अब क्या चाहती हो? देखो शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, यह जिम्मेदारी है। एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्मों तक बनता है। अध्याय ने इन दिनों मान को परखा था और उसे तसल्ली हो चुकी थी, इसलिए उसने आज ये बात छेड़ी थी। वेदू ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। यह कहते हुए उसने मान का हाथ कस के पकड़ लिया। सबकी नजरें उसकी हरकत पर थीं और मान की नजरें अपने हाथ पर। वेदू ने अध्याय को देखा और बोली, पापा प्लीज, मैंने अभी तो इस रिश्ते को मौका देना शुरू किया है और मुझे पता है खड़ूस मान संभाल लेगा सब कुछ। अध्याय ने गहरी सांस भरी और तनिष्ठा को देखकर बोला, घर चलते हैं। सब हैरानी से अध्याय को देखने लगे। वेदू को लगा कि शायद अध्याय नाराज हो गया है। उसने अध्याय को देखते हुए धीरे से कहा, पापा आई एम सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी आपको, पर मैं मान को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। कम से कम एक मौका तो हम भी डिजर्व करते हैं ना? अध्याय ने मुस्कुराकर उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, खुश रहना तुम, अभी के लिए तो चलता हूँ, फिर आऊंगा मिलने। वेदाक्षी ने जब उनकी बात सुनी तो झट से उनके सीने से लग गई। अध्याय ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, अपने पापा की तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ संभाल सकती है। हाँ तुम कह रही हो कि तुम्हारा खड़ूस मान सब संभाल लेगा, लेकिन मुझे तुम पर भी भरोसा है, तुम भी सब संभाल लोगी। तनिष्ठा ने उसे कोनी मारते हुए कहा, वह मान है, खड़ूस मान नहीं। तभी वेदू ने दांत दिखाकर कहा, खड़ूस मान तो वह सिर्फ मेरा है। उसके इस तरह बोलने पर सब लोग हंस पड़े। निर्णय ने हंसते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, मेरे भाई के लिए इस लड़की ने सबसे बेस्ट नाम दिया है। ये मान, मानवीर या फिर सिर्फ वीर, ये तो आए गए नाम हो चुके हैं। बेदू के मुंह से ये नाम कभी निकलेंगे भी नहीं। यह तो ऐसे ही मान को ताउमर खड़ूस मान बुलाने वाली है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और उसे देखकर बोली, जीजू अगर आपने मुझे चिढ़ाया ना
तो मैं आपका भी नामकरण कर दूंगी। निर्णय ने जल्दी से कहा, ए, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं कुछ नहीं कह रहा। यह कहते हुए वह चुप हो गया। एक बार फिर सब लोग हंस पड़े। अध्याय ने गिरजा जी और आलोक जी को देखा और बोला, जानता हूँ कुछ बातें आपको नहीं पता थी, कुछ बातें यहाँ पर मुझे भी नहीं पता थी, जो आज पता लगी। लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि ये पास्ट की बातें हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट ना करें। आलोक जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर राणा। आप चिंता ना करें। जो बीत चुका है उस बात को अब कोई नहीं दोहराएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, और उससे बेहतर होता जाएगा। उनकी बात सुनकर अध्याय मुस्कुरा दिया। अध्याय ने सबको हाथ जोड़कर कहा, अब हमें चलना चाहिए, फिर जल्दी ही मिलेंगे। तभी वेदाक्षी बोली, ऐसे कैसे पापा, नाश्ता करके जाओ। अध्याय ने उसे देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, वहां जाकर कर लेंगे। वैसे भी कल की वजह से सब लोग काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तभी मान ने कहा, पापा प्लीज नाश्ता करके निकल जाइएगा। सबके इतना कहने पर अध्याय मान गया। सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया और फिर अध्याय बाकी सबके साथ घर के लिए निकल गया। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, मुझे भी ऑफिस जाना है, भूल गए क्या? मान ने उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं भूला, तुम तैयार नहीं हो। अगर ऑफिस चलना है तो तैयार हो जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? मैं साथ चलूंगी। यह कहते हुए वो फटाफट कमरे की तरफ भागी और बोली, मेरा वेट करना, अकेले गए तो मारूंगी। उसकी यह बात सुनकर गिरजा जी को हंसी आ गई। माँ ने उन्हें धीरे से देखा और अपना माथा रब करते हुए होंठ दबा लिए। क्या मतलब कि यह लड़की हर जगह उसकी इज्जत का कचरा करते घूम रही थी। गिरजा जी ने मान के सर पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ? मान ने नामे गर्दन हिला दी। गिरजा जी ने प्यार से उसके चेहरे को थामा और बोली, खुश रह। मान मुस्कुरा दिया। तभी निर्णय ने पीछे से मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, कर लो कर लो, सारा प्यार उसी से कर लो। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता इस घर में। हंसिका ने उसे देखते हुए कहा, जल कुकड़े कहीं के, जब देखो तब जलन के मारे लाल पीले होते रहते हो। निर्णय ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुंह बंद कर, ज्यादा मत बोल, समझी? हंसिका भी उसे बराबर से घूरने लगी। आलोक जी ने उन दोनों को देखा और बोला, ये क्या हरकत है? इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ उंगली पॉइंट की और बोले, इसने, इन्होंने शुरू किया। आलोक जी ने बारी बारी उन दोनों को देखा। वह दोनों अब एक दूसरे को घूर रहे थे। गिरजा जी ने गहरी सांस ली और किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, लड़ते रहो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। उनके यह कहते ही वह दोनों हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। निर्णय ने कहा, यह मेरी मम्मी हो ही नहीं सकती। अंशिका ने भी तुरंत उसकी साइड लेते हुए कहा, बिल्कुल, हमारी मम्मी ऐसे कैसे कह सकती हैं। माँ ने उन दोनों को देखा और बोला, ओवर एक्टिंग हो गई हो तो अपने अपने काम में लगो दोनों। उसकी बात सुनते ही दोनों का मुंह बन गया। लेकिन फिर दोनों फटाफट से तैयार होने चले गए। अंशिका को कॉलेज जाना था और निर्णय को ऑफिस। रुद्रिका तो पहले ही जा चुकी थी। निर्णय जब तैयार होकर आया तो माँ ने उसे टोंट मारते हुए कहा, एक तेरी बीवी है जो वक्त की इतनी पाबंद है, और दूसरा तू है जिसे कितनी बार ही कह दो, वक्त पर कभी तैयार ही नहीं होता है। निर्णय ने उसे जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, हाँ तो बेदू कौन सा वक्त पर तैयार होती है, बात तो बराबर है। तभी पीछे से बेदू ने कहा, मैं वक्त पर तैयार हो गई थी समझे जीजू, आपसे पहले मैं नीचे आई हूँ। मैं, आपने लेट किया, मैं तो टिफिन लाने गई थी मम्मा के पास। निर्णय ने जब उसके मुंह से अपनी माँ के लिए मम्मा सुना तो फिर से बोला, साला मेरी माँ मुझे छोड़कर सबको प्यार करती है, मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? कभी कभी मुझे लगता है मैं अडॉप्टेड हूँ। ये कहते उसने बुरा सा मुंह बिगाड़ लिया। वेदाक्षी ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देखने लगी कि तभी माँ ने निर्णय के सर पर चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा बकवास की ना तो मार खाएगा मुझसे। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मुंह बना लिया। वो तीनों फिर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गए। अथर्व अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसके सामने एक बला की खूबसूरत औरत बैठी थी। उसने नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और उसका बिना बाजू वाला बैकलेस ब्लाउज कमरे के माहौल को असहज कर रहा था। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी। वह मुश्किल से अपनी मिड 30s में ही लग रही थी और अथर्व को देखते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक लग रही थी। अथर्व ने तो उसे सर उठाकर देखने तक की जहमत नहीं की थी। उसने अपनी फाइल में सर घुसाए हुए ही कहा, मिसेस राठी, आपके बार बार यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है।
मैं आपके डाइवोर्स को प्रीपोन नहीं कर सकता। ये मेरे हाथ में नहीं है और प्लीज आप जा सकती हैं। अथर्व ने कहा तो मिसेज राठी का चेहरा एकदम से उतर गया। फिर उसने एकदम से कहा, अथर्व जी, आप तो हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये छोले भटूरे बनाकर लाते थे आपके लिए। सोचा हमारी दोस्ती को क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो बस हम ये। उसके कहते कहते अथर्व ने सर उठाकर उसे देखा और ठंडी सी आवाज में कहा, दोस्ती हमारी कब हुई? अथर्व की आंखों में भाव का एक तिनका नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। मिसेज राठी का गला सूख गया, पर उसने जाहिर न होने देने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप। अथर्व ने दोबारा से उसकी बात काटते हुए कहा, मिसेज स्नेहा राठी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सप्लेनेशन, नॉट इवन ए लिटिल बिट, सो डोंट ट्राई। मुझे नहीं जानना कि आप क्या कह रही थी और आपका क्या मतलब था। और एक बात, क्लीन एंड क्लियरली अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए, हम दोस्त नहीं हैं और ना ही मैं अपने क्लाइंट से, प्रोफेशनल से ज़्यादा कोई भी रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड हूँ। जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आपके छोले भटूरों के लिए शुक्रिया, पर मुझे छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब आप जा सकती हैं। अथर्व ने स्नेहा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। तो स्नेहा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। अथर्व स्नेहा के हर इरादे से अच्छी तरह वाकिफ था और आखिर यह कोई पहली लड़की तो थी नहीं जिसने उसके लिए ऐसा कुछ किया हो। अथर्व ने इससे भी बहुत ज्यादा चीजें करते देखा था, पर अथर्व को पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था स्नेहा की हरकत पर। इस बीच उसने डेस्क से बिना देखे कुछ कागज उठाने की कोशिश की और उसे कुछ बुरी तरह चुभ गया। ही। अथर्व ने तुरंत दर्द से कराते हुए अपना हाथ वापिस खींच लिया। स्नेहा ने उसे तुरंत देखा और भागकर अगले ही पल उसके पास आ गई। अथर्व के हाथ में 3-4 पेपर पेन्स चुभ गई थी। इधर लाए, मुझे देखने दें, स्नेहा ने बड़ी रूमानी अंदाज में कहकर अथर्व के हाथ को पकड़ लिया। और इससे पहले कि अथर्व अपना हाथ खींच पाता और उसे जाने को कहता, कोई दनदनाता हुआ उसके ऑफिस में घुस आया और अथर्व के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और अब उसे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। उसने हल्के से कहा, आयु। और अगले ही पल आयात की गर्म अंगार जैसी आंखें स्नेहा को खुद पर महसूस हुईं। हो गया बवाल। अथर्व ने गहरी सांस छोड़ी और दबी सी आवाज में कहा। इतने में आयत दनदनाती हुई उसके पास आई और उसने बिना कुछ कहे ही स्नेहा के बालों को पकड़कर खींच लिया और उसे अथर्व से दूर कर दिया। स्नेहा दर्द से चिल्लाई और अथर्व ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि आयु ने उसे अपनी जलती निगाहों से देखा, जैसे कह रही हो अगर उसने एक लफ्ज भी कहा तो वह यहीं भस्म हो जाएगा। एक लफ्ज नहीं, और आपको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस एनाकोंडी से निमट लूं, आयत ने कहा। हालांकि वह कितनी भी गुस्से में हो, उसकी मासूम शक्ल तो बचपने से भरी हुई थी, जिसे देखकर अथर्व को प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। पर वो अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हुए पीछे हट गया और उसने कहा, बाय द वे, इट्स एनाकोंडा, देयर इज नो वर्ड लाइक एनाकोंडी। आयत ने उसे घूरा तो उसने अपने होंठ दबा लिए और आयत ने कहा, इफ नो देन आई मेड इट एनी प्रॉब्लम। अथर्व ने सीधा ही ना में सिर हिला दिया और तभी वेदू अंदर आ गई। उसने कमरे का माहौल देखकर झट से भांप लिया कि क्या हुआ होगा। उसने आयत और अथर्व को देखा और उसके चेहरे पर शरारत भरे भाव आ गए। उसने एकदम से चिंता में अंदर आते हुए कहा, चाची क्या हुआ? आयत ने उसे देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। बेदू, ये मेरे पीछे से लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं। हाँ ओ, बेदू ने भी नाटक करते हुए कहा, चाचू, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि चाची बहुत हर्ट होंगी जब उनको। उसकी बात को काटते हुए ही आयत ने पहले भी अथर्व ने खा जाने वाली नजरों से बेदू को देखा और अपनी सफाई में कहा, आयु ऐसा कुछ। आयत से सकने लगी। वही स्नेहा का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने सिसकी ली और आयु का गुस्सा फिर से वापस आ गया। बेदू ने अथर्व की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा। भाई बेदू ने उसे आंख मार दी। वेदाक्षी ने अथर्व को अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंख मारी और फिर तुरंत आयु को चिंता से देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी चाची, मैंने बहुत ट्राई किया था अथर्व चाचू को समझाने का कि आपको पता चलेगा तो तुम बहुत हर्ट हो गई, पर इन्होंने। कहते हुए बेदू ने मासूम सी शकल चिंता भरी बना ली और अपनी बात अधूरी रख दी।
क्या वेदु, इन्होंने क्या कहा? तुम मुझे बताओ। आयु ने तुरंत कहा। वही अतर्व ने बेदाक्षी को देखा और मन ही मन बोला, ये भोली भाली शकल के पीछे इतनी चंट चिड़िया होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। पर बेटा, हमसे पंगा ले रही हो तुम, और हम रिश्ते में तुम्हारे चाचा लगते हैं। तुम्हें ऐसा चक्कर दिलाएंगे कि इस चंट बुद्धि में चंटता का चातक नहीं बचेगा। यह सोचते हुए वो बेदू को घूर रहा था। भाई आयु के हाथों की मुट्ठी स्नेहा के बालों पर और कस रही थी। स्नेहा दर्द से चिल्लाई और बोली, हाँ, अरे छोड़ो मुझे। अथर्व जी कुछ कीजिए, वरना ये पागल लड़की। आयु का चेहरा फिर लाल पड़ गया। उसने स्नेहा को देखा और कहा, क्या कहा चुड़ैल कहेगी? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। और जो तू करने की कोशिश कर रही थी ना, शुक्र कर कि तेरे बाल अब भी बचे हैं। और क्या कहा तूने अभी अभी अतर को? मैं तेरी जवान खींच लूंगी। आयु स्टॉप इट। और तुम पहले स्नेहा के बाल छोड़ो। शी इज जस्ट माई क्लाइंट, नथिंग एल्स। अथर्व, जो कब से अपनी बीवी को ऐसे देख रहा था, उसने अब फाइनली कहा। आयत ने आंखों में आंसू भरकर उसे देखा और रुआंसी होकर बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आयु। और पहले तुम उसके बाल छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। अथर्व ने कहा। तो बेदू ने तपाक से कहा, हाँ चाची छोड़ दो, अथर्व जी को चिंता हो रही है। उसने उसी अंदाज में अथर्व जी कहा जैसे अभी स्नेहा ने कहा था। अथर्व ने बेदू को घूरा तो उसने कंधे उचका दिए। आयु ने झटके से स्नेहा को छोड़ दिया और सिसकियां लेते हुए बोली, हाँ, उसके दर्द की चिंता है इन्हें, पर मेरी नहीं। आई हेट यू अथर्व। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे चीट करोगे, ऐसा कुछ करोगे। मैं ही पागल हूँ, बचपना है मुझ में, और तुम तो मैच्योर हो। और तुम्हारी स्नेहा आंटी जी भी। उसने आखिर में शब्द चबाकर कहा और उसकी नज़र टेबल पर गई। फिर उसने कहा, यू नो वाट अथर्व, आई जस्ट हेट यू सो मच। अथर्व ने उसके पास आकर कहा, आयु ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। अथर्व ने कहा तो आयु पीछे हट गई और उसने कहा, बात मत करो तुम मुझसे। यह कहकर वह वहां से चली गई। आयु, आयु सुनो तो, मेरी बात सुनो। आयु, आयु वेट। अथर्व बेचारा कहता ही रह गया और आयु चली गई। तो बेदू उसकी बगल में आई और अपनी गोनी उसके कंधे पर रखकर बोली, ओ, चाची तो चाचू से नाराज हो गई। वैसे एक टिप दूं चाचू को, आप उनके पीछे जाओ और उनको मनाओ, और अपनी भतीजी का वर्कलोड कम करके चैन और सुकून की जिंदगी उसे भी बिताने दो। और आप भी बिताओ, बेदू ने कहा और एक मुस्कान के साथ उसे देखती रही। और फिर खुद पर ही प्राउड करती हुई बोली, अरे वाह, क्या गजब बड़ माई मी किया है मैंने। दिन पर दिन मेरी टैलेंट की सीमा ही पार होती जा रही है। क्या बात है, वेदाक्षी ने कहा। और भाई अथर्व ने चिढ़कर उसके हाथ के नीचे से अपना कंधा हटा दिया और वो लड़खड़ा गई। तुम नहीं बोलती तब भी मैं यही करने वाला था, और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अथर्व ने कहा। तो वेदाक्षी ने फिर से अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आराम से, अनग्रेटफुल चाचू। अथर्व ने उसे घूरा और बाहर की तरफ चला गया, जहां आयत कुछ देर पहले गई थी। वहीं बेदाक्षी स्नेहा की तरफ मुड़ी और बोली, और आंटी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या कि हर मर्द आप में इंटरेस्टेड नहीं है? उम्मीद करती हूँ कि आज अच्छी तरह से आपको यह बात समझ आ गई होगी। स्नेहा का चेहरा लाल था। उसने जलती नजरों से उसे घूरा और वहां से अपने बाल ठीक करती हुई चली गई। वहीं आयु अपनी कार में बैठी रो रही थी। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मेरी गिफ्ट अब तक पेंडिंग है, और ये यहाँ बैठकर छोले भटूरे विद फिलट एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पहले ही समझ जानना चाहिए था, ये तो होना ही था। एक तो इतना हैंडसम होना, ऊपर से क्यूट और पोलाइट। पर हैंडसम होने का मतलब यह थोड़ी है कि फ्लर्ट करता फिरे। इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अथर बुरे हैं, बहुत बुरे। वह ये सभी बड़बड़ा रही थी कि उसकी कार के शीशे पर किसी ने खटखटाया। आयु ने सिसकियां लेते हुए देखा तो अथर्व ही था। उसने वापस मुंह फेर लिया। तो वहीं अथर्व ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आयु प्लीज दरवाजा खोलो यार, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे समझाने तो दो। आयु ने उसे गुस्से से देखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, हाँ, मैं तो लगती हूँ तुमको बेवकूफ। वो स्नेहा ही समझदार है ना तुम्हारी? ये क्या कह रही हो? मेरी तो सिर्फ तुम हो, और तुम बेवकूफ ही काफी हो मेरे लिए, अथर्व ने कहा। तो आयु का चेहरा लाल हो गया और वो चिढ़कर बोली, हाँ, मुझे पता था,
तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुमने कह भी दिया। मैंने क्यों तुमसे शादी की? मुझे तुम्हें गोली मारनी चाहिए थी। मेरा दिमाग खराब था। मेरे पीछे इतने अच्छे अच्छे लड़के थे और मैंने उससे प्यार किया जो मुझे बेवकूफ समझता है। मुझे रोना आ रहा है। आई हेट यू। तुमसे तो अच्छा था कि मैं उस आयत अपनी बात पूरी करती उससे पहले अतर्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। आयत के शब्द उसके हलक में अटक गए और भाई अथर्व ने कहा, हे लड़की, क्या कह रही थी तुम? हाँ, चाहे तुम्हारे पीछे हजारों लाखों लगे हों, किसी ने ट्राई भी किया ना तुम्हें देखने का, तो उन सबको मैं अपने हाथों से जमीन में 2 फीट अंदर गाड़ दूंगा, समझी? आयत बेवकूफों की तरह बस अथर्व के चेहरे को देख रही थी और उसने उसकी आंखों में देखते हुए बस हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। अथर्व ने उसके चेहरे से हवा से आए बालों को हटाते हुए उसके माथे को चूमकर कहा, गुड गर्ल, आई लव यू। आयत जो अब भी बेवकूफों की तरह हैरान थी, उसने भी उसकी आंखों में खोई हुई ही कहा, हाँ, आई लव यू टू। उसकी आवाज बेहद धीमी थी और तभी अचानक उसे होश आया हो जैसे उसने अथर्व को धक्का दिया और कहा, नो नो, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उसने मुंह फुलाकर कहा तो अथर्व मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अथर्व ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर कहा, आई लव यू टू, और उसने हल्के से उसके गालों को चूमना चाहा कि तभी आयु परेशान होकर बोली, ये क्या हुआ? अथर्व ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए अपने हाथ को देखा और कहा, कुछ नहीं, वो मेरा ध्यान नहीं था और ये पेपर पिंस मुझे लग गई। इसने मुझे इन्हें निकालने के लिए मदद कर रही थी और तब तक तुम आ गई और ये सब हो गया और मैंने उससे मदद नहीं मांगी थी और ना ही उसे अपने पास बुलाया था। आयु ने गिल्ट से उसे देखा और उसके हाथों से वो पिंस निकालती हुई कहने लगी, क्या सच में? पर बेदू ने, अथर्व ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, वो शैतान की बातों का कोई बेवकूफ़ी भरोसा करेगा। आयत ने फिर से उसे घूर कर कहा, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ कहा। अथर्व ने उसे देखा और नाम में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कहने की जरूरत भी है? आयत का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, आहा, तुम बहुत बुरे हो। आई हेट यू। अथर्व हंसा और उसने कहा, आई लव यू टू। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। आयु मुंह फुलाकर बोली, क्या सच में? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी पिछली गिफ्ट पेंडिंग है और तुमने मुझे फिर से नाराज कर दिया। आयु ने अपनी जाने पहचाने अंदाज में कहा। अथर्व ने उसकी बात पर कहा, हाँ, बस इतनी सी बात। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बलून और चॉकलेट्स? हूँ? मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ? तुम्हें? आयु ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा। तो अथर्व ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसमें लगना क्या है? अथर्व ने कहा। तो आयु फिर से चिढ़ गई और बोली, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बात करने वाली। आई हेट यू। आई लव यू टू। अच्छा, सॉरी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अथर्व ने उसे कमर से पकड़कर कहा। तो आयत ने कहा, मुझे पिकनिक, आइसक्रीम, न्यू ड्रेस, अरिजीत सिंह की कॉन्सर्ट की टिकटें और बैलून और चॉकलेट्स भी। कहते हुए उसकी आंखों की चमक अलग ही थी। अथर्व ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और कहा, देखा, कहा था ना मैंने। आयत ने इस बार उसे इग्नोर कर दिया। वो तो बस अपनी पिकनिक इमेजिन कर रही थी। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।